भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सफल के कार्यकाल को लेके महाअभियान चला रही है, जिसको लेके अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा भी इसमें सहभागिता करती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अब दीदी अभियान चला जा रही है, जिसके तहत महिला मोर्चा के पदाधिकारी उन महिलाओं से मिलेंगी या कहें कि उन लाभार्थी महिलाओं से मिलेंगी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले थे। और महिला मोर्चा की पदाधिकारी उन लाभार्थी महिलाओं से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए धन्यवाद पत्र लिखाएंगी और साथ ही साथ उनके मकान के साथ एक सेल्फी लेके नमो ऐप पे लोड भी करेंगी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लाभार्थी है उसे जुड़ने का काम किया जा रहा है, उसके तहत प्रधानमंत्री की जो सफल कार्यकाल है उसमें उनकी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल थे और जिनकी योजनाएं थी उनको कितना धरातल पर उतारा गया है, इसको लेके भी एक पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत अब महिला मोर्चा भी इसमें सहभागिता करती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक चित्रकूट के दौरे पर थे। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा है कि 2014 के पहले भारत गुलाम होने की स्थिति में था, लेकिन जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पर गई है, तब से देश फिर से विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के तौर पर काम करती है और हर व्यक्ति तक भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश की स्थिति काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है और लाइन में खड़े हर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है। इस दौरान बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल व चित्रकूट के प्रभारी मंत्री व जिलाध्यक्ष सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। उत्तराखंड बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर घेरने का काम किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि विदेश में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। साथ ही साथ अपनी सरकार पर को कहते हुए कहा उन्होंने कि उनकी सरकार जब थी तो बेहतर काम हुआ था, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर थी। निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए मायावती इस समय ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धामी सरकार ने जनता से वादा किया है कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करवाया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया था। 5 सदस्यीय ये कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आज दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में एक बैठक हुई और इस बैठक में इंडिविजुअल आइडियाज पर कहीं न कहीं चर्चा हुई। इस बैठक के बाद रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 30 जून तक ड्राफ्ट बन जाए, इसकी संभावना अभी कम दिखती है। हालांकि इस दौरान कई पॉलिटिकल पार्टीज की राय ली गई, कई अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी राय ली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई अल्पसंख्यक समाज के लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में जरूर हैं। निश्चित रूप से तेजी से काम चल रहा है। रंजना प्रकाश देसाई का कहना है कि ड्राफ्ट इस तरीके से बनाया जा रहा है कि दूसरे राज्य भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड से एक सीख ले, यानी कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में कब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में तेजी से काम चल रहा है ड्राफ्ट बनाने को लेकर। तहसील बिलसी में धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान यूनियन का इनकी मांगे हैं कि हम किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसानों को बार बार जो है बुलाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करते। अभी एक महिला है, उनका कहना है कि हमारे नाम पे जमीन है, लेकिन उसकी जमीन को जो है दूसरे कब्जाए हुए हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत की और हमारी सुनी नहीं गई। एक दूसरे शख्स है, उनका कहना यह है कि हमें जो है जबकि जिंदा है लेकिन लेखपाल के द्वारा मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, कोई भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी अधिकारी क्यों उन पे एक्शन नहीं करते? क्या कारण है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती है। उसी को लेकर आज जो है यहाँ पर पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना ये होगा, ये धरना प्रदर्शन है, इनकी जो मांगे हैं अधिकारी उसके लिए कितना सुनते हैं और जो इसमें दोषी हैं लेखपाल हैं चाहे अदर अधिकारी हैं, उन पर इनके द्वारा क्या एक्शन होगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज सुपौल पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र भी साथ में मौजूद थे। मंच पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दलित विरोधी शब्दों का
जिस प्रकार खंडन किया और भाजपा पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में पता चल जाएगा भाजपा को कि दलित विरोधी शब्द कहना कितना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी लगातार जो तेज चल रही है उसे धीमी कर दी जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग कोरोना में और नोटबंदी में परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस समय बीजेपी अपना नए कार्यालय का उद्घाटन और मरम्मत कराने में जुटी हुई थी। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम और जाति विरोधी शब्दों का ही उपयोग करके ये अब राजनीति करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने यहाँ तक कह डाला आनंद मोहन ने कि आने वाले 2024 का चुनाव बहुत ही सक्रिय तरीके से इस बार लड़ने की तैयारी सारे विरोधी दल एकजुट होकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में अब कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार फॉरेंसिक जांचों से जुड़े हुए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कर चुकी है और इसी जुलाई से इसमें पढ़ाई शुरू होनी है। हालांकि अभी इसमें 5 कोर्सेज चलेंगे, जिसको लेकर अब लिखित परीक्षा होगी। जो अर्ह विद्यार्थी हैं या जो अर्ह अभ्यर्थी हैं, उनको यह लिखित परीक्षा पास करनी होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की वेबसाइट पर यह फॉर्म उपलब्ध होंगे, जिनको 6 तारीख तक डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी विवेचना तेजी से हो। अगर फॉरेंसिक स्तर पर उनकी जांच होनी है तो वो जांच भी उत्तर प्रदेश में ही हो। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरीके का एक अनूठा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में बनाया है, जो अब काम करना शुरू कर चुका है। साथ ही साथ इसमें फॉरेंसिक के 5 विषयों में पढ़ाई भी की जाएगी, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम में विद्यार्थियों को चीजें बताई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर अपराध के मामले भी किस तरीके से टैकल किए जाएं, उसको लेकर भी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में कोर्स है, जिसको लेकर चीजें शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन रहे अशरफ का गुर्गों का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बरेली का बताया जा रहा है, जहां पर एक साथ आधा दर्जन लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस फायरिंग वाले वीडियो को देखा जाए तो इसमें साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी पिस्टलें हैं जो अवैध हैं और विदेशी हैं। ऐसे में इस समय ये वीडियो का सामने आना अशरफ और उनके गुर्गों के ऊपर और सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ हत्याकांड में विदेशी पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया था, उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इन गुर्गों के पास उसी से मिलती जुलती हुई पिस्टलें तो नहीं हैं। अब देखना होगा कि बरेली से जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो बरेली पुलिस इन पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि आधा दर्जन बदमाश लगातार गोलियां चला रहे हैं। गोरखपुर महिला जिला अस्पताल में हंगामा उस वक्त हो गया जब कई प्रसव पीड़ित महिलाओं को गलत इंजेक्शन लगने से रिएक्शन हो गया। खासतौर से पीड़ित मरीजों के परिजन हंगामा करने लगे। हंगामा के बाद जिला अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और कुशल डॉक्टरों की टीम लगा करके जिन्हें इंजेक्शन रिएक्शन किया था उन्हें सुचारू रूप से दवा दे करके कंट्रोल किया गया। लेकिन गोरखपुर का महिला जिला अस्पताल हर महीने में सुर्खियों में आता रहता है। आपको बता दें कि महीने में 1 से 2 बार यहाँ के डॉक्टर और कर्मचारियों के कारनामे सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर के मरीज के परिजन हंगामा किया करते हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, मगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। यही नहीं, महिला जिला अस्पताल में दलालों का भरमार लगा हुआ है। मरीजों को पहला फुसला कर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाना, डॉक्टरों द्वारा ढानुगाही करके ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करना, तरह तरह के इलीगेशन महिला जिला अस्पताल पर लगाए जाते हैं। कई मरीज ऐसे हैं गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। जब मेडिकल कॉलेज जाने में असमर्थता जताते हैं तो पैसा देकर के अपने मरीज का इलाज मजबूरी में करवाना मरीज के परिजनों को महिला जिला अस्पताल में पड़ता है। ऐसे में इन पर कौन अंकुश लगाएगा यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। गोरखपुर महिला जिला मौजूद हूँ उस जंगल में जहाँ 5 दिन पहले 2 नाबालिग बच्चों के साथ रेप हुआ था। जी हाँ, आपको बताते चलें बिजनौर के शेरकोट में 5 दिन पहले शादी समारोह में आई 2 छोटी बच्चियों के साथ एक दरिंदे ने रेप कर फरार हो गया था। जी हाँ, आपको बताते चलें बिजनौर में 5 दिन पहले हुई रेप की घटना पर एसपी ने तत्काल प्रभाव संज्ञान ले मुकदमा दर्ज कर कई टीमें लगा दी थी, जिस टीमों को आज 5 दिन बाद सफलता मिल गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें बिजनौर की स्वाट टीम ने आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर दी है।
आपको बता दें 5 दिन पहले ये 2 बच्चियां जिनकी उम्र 5 और 4 साल थी शादी समारोह में आई थी। रात को अचानक 12 बजे ये गायब हो गई और गायब होने के बाद सुबह तब ये परिवार को मिली तो परिजनों को कहीं ना कहीं लगा कि इनके साथ कोई घटना हुई है और उस घटना की जानकारी लेने के बाद परिजन थाने पहुंचे और जैसे ही थाने पहुंचे परिजनों सूचना पुलिस को दी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया क्योंकि 2 बच्चियों के साथ एक दरिंदे ने रेप किया। जहाँ पर जयसिंहपुर थाना के अंतर्गत स्थित एक गांव में एक युवक ने एक लड़की का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसने उस लड़की को ले जाकर के सूरत में रखा और उसने मिल करके अपने मालिक के साथ सूरत में उसके रेप करने का प्रयास किया। जब लड़की ने काफ़ी विरोध किया तो उस लड़के ने पेट्रोल ला करके लड़की को जला दिया। किसी तरह स्थानीय लोगों ने उसको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसने देखा कि ये मामला बढ़ गया है तो लड़के ने लड़की के पिता को फ़ोन किया और फोटो भेजा। इसके बाद परिजन जब वहाँ सूरत गए तो उसको लड़की को लेकर के यहाँ सुल्तानपुर आए। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसको देखा तो बताया कि हालत उसकी गंभीर है तो उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया। अंततः तो लखनऊ में लड़की ने 30 मई को अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और सिर्फ विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। जहाँ गाजियाबाद के मुरादनगर में आतंक का पर्याय बन चुके विशाल उर्फ मोनू का गाजियाबाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आज एनकाउंटर कर दिया है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही बिजली ठेकेदार और एक मोबाइल व्यापारी के मर्डर से चर्चाओं में आया था। अभी जैसे ही पुलिस को आज सूचना मिली थी कि जो विशाल है वो गंग नहर के किनारे होते हुए हापुड़ की तरफ जा रहा है, तभी पुलिस ने घात लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और जो विशाल है वो उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लगातार पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके चोरों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। पूरा मामला रायबरेली का है और जहां विगत दिनों कई चोरियों को इन चोरों ने अंजाम देते हुए तकरीबन लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। वहीं अगर बात की जाए इंदिरा नगर की और अखिलेशपुरम की तो जहां चोरों के पास से 11 लाख रुपए के जेवरात और मोटरसाइकिल और अवैध असलहा और जिंदा कारतूस बरामद की गई है। कहीं ना कहीं से पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने एक टीम गठित की थी जो कोतवाली और सर्विस लांच की टीम थी और सर्विस लांच और कोतवाली की टीम ने कामयाबी अर्जित करते हुए इन चोरों को धर दबोचा। अगर इन चोरों की बात करें तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं और शातिर चोर हैं और कई घटनाओं को पहले भी ये अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले टिपला चौकी इंचार्ज मिश्रा जी का सबसे बड़ा योगदान है और जिनको पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से परेशान होकर दर्जनों टेम्पो चालकों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी से शिकायत की है। टेम्पो चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आए दिन उन्हें परेशान करते हैं और हर रोज़ 5,000 से 10,000 रुपये का चालान वाहनों का कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा निर्धारित जगह पर वाहन खड़े होने के बाद भी ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और हमारे वाहनों में पंचर भी कर रहे हैं, जबकि पूर्व में भी कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हार कर टेम्पो चालकों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मामले में जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि टेम्पो चालकों ने पहले भी ट्रैफिक पुलिस की शिकायत कर चुके हैं। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभागपुर क्रॉसिंग पर खड़ी बोलेरो से टकराई कार टकरा जाने के बाद में मौके पे दोनों कार सवारों के बीच जमकर घमासान हुआ। घमासान में दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए, जिसके बाद में थप्पड़बाजी और घूंसे चले और मौके पे क्रॉसिंग पे जब कार टकराई है इसके बाद में विवाद हुआ। विवाद में मौके पे मौजूद युवक ने वीडियो बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये घमासान हुआ है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पुलिस पूरे मामले पर जाँच में जुटी है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभागपुर की घटना। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद दादरी चेकपोस्ट के पास में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई है। कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों ही मजदूर अपनी फूल की दुकान पर जा रहे थे। फूल बेचने का कारोबार करते हैं, जिस पर कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस आनन फानन में सिकंदराबाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। दोनों ही मजदूर को कब्जे में लेकर सबकी
सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करती है, पोस्टमार्टम बुलंदशहर के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहीं दादरी बॉर्डर से कंटेनर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही मजदूर दादरी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद क्षेत्र कस्बे में अपनी दुकान चलाते थे, तभी सुबह के टाइम में अपनी दुकान पर आ रहे थे, तभी पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी। दोनों ही मजदूर की मौके पर मौत हो गई। अब देखना होगा, जिस तरह के परिवार में सूचना पाते ही कोहराम सा मच गया है। दोनों मजदूरों की सूचना पाते ही और गाँव में दहशत का माहौल। जिले में लंबे अरसे से हो रहे खनन को लेकर अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आज झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें एरस थाना क्षेत्र में जो अवैध खनन किए जा रहे थे वहां पर खनिज टीम और एसडीएम गरौठा ने छापामार कार्रवाई करते हुए 7 लिफ्टर को कब्जे में लिया है और कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ज़िले में लगातार जो है खनन माफियाओं का बोलबाला था और उनके द्वारा एक के बाद एक जगह पर अवैध खनन किए जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार खबरों के द्वारा बताया जा रहा था और खनन माफिया लगातार खनन किए जा रहे थे, जिसके बाद झांसी प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ गया है। जिसके बाद झांसी पुलिस और खनिज विभाग की टीम एवं गरौठा के एसडीएम अतुल कुमार ने छापामार कार्रवाई करते हुए 7 लिफ्टर को कब्जे में लिया है। वहीं कार्रवाई के बाद से जो खनन माफिया है उनमें हड़कंप की स्थिति मच गई है। सभी धार्मिक स्थलों पर लगे तेज ध्वनि के लाउड स्पीकर हटाने के आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए थे, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने उसको गंभीरता से लिया और सभी लाउड स्पीकर को हटाने का कार्य शुरू कर लिया गया है। अगर बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर अब तक सभी 4 जोन से 320 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। सबसे ज़्यादा ईस्ट जोन में 117 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। आपको बताते चलें कि तेज़ ध्वनि से बजने वाले लाउड स्पीकर तो की जांच में जब बात सामने आई थी कि काफ़ी तेज़ ध्वनि के लाउड स्पीकर बजते हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश किया था, जिसके बाद अब लाउड स्पीकर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक कड़ी में जो अभियान चलाया गया उसमें 320 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। बाकी अन्य लाउड स्पीकर हटाने के लिए कार्रवाई जारी है। लगातार संबंधित थानेदार, चौकी इंचार्ज उन सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं जो तेज़ ध्वनि से बजते हैं या उस परिसर से बाहर आवाज़ जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के आदेश को जिस तरह गंभीरता से लिया गया है, क्या आगे भी यह गंभीरता जारी रहेगी और लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा या फिर शुरुआती दौर पर यह अभियान चलाकर आगे ठप कर दिया जाएगा। सभी कानपुर की गुजैनी पानी की टंकी अब सुसाइड पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि अभी से 4 दिन पूर्व एक महिला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी में स्थित पानी की टंकी पर सुसाइड करने के लिए चढ़ गई थी, जिसके बाद 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पुलिस ने नीचे उतारा। मगर कल शाम की बात एक बार फिर से सामने आई है, जहां एक युवक फिर से पानी की टंकी पर चढ़कर बैठा हुआ और वीडियो देखता हुआ नजर आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि पानी की टंकी पर चढ़कर ये सुसाइड करने का जो तरीका एक बार फिर से प्रचलन में आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊंची शहर की पानी की टंकियों पर चढ़कर बैठने वाले युवकों और व्यक्तियों के खिलाफ कानपुर पुलिस प्रशासन या जल संस्थान कोई कार्रवाई करता है या पीलीभीत के पूरनपुर तहसील परिसर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने व पदाधिकारियों ने पहुंचकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में साक्षी की जो हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, साहिल ने लव जिहाद को लेकर जो हत्या की, इसमें कड़े रुख अपनाए जाएं। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से जो लव जिहादी हैं, जो निर्मम हत्या करते हैं, जो हिंसा करते हैं, इनके साथ जो कानून व्यवस्था है वो कठोर से कठोर कानून व्यवस्था बनाई जाए। और वहीं ये भी कहा कि कोर्ट इस मामले में 2 महीने के अंदर इस तरह से हिंसा करने वाले मामले में, चाहे वो हिस्सा साक्षी की हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े की बात हो या अन्य इस तरह से जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, लगातार लव जिहाद को लेकर के इस तरह से निर्मम ये जो हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर के उनका कहना है कि 2 महीने के अंदर कोर्ट ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाए। तो वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पे इकट्ठा हुए, पदाधिकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरनपुर जिला जो उप जिला अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। पीलीभीत
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से रात में सदर कोतवाली इलाके में, जो कि यहाँ चौधरीसरा के नजदीक, एक पत्रकार जा रहा था, तभी उसी बीच में कवरेज करते वक्त कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है 15 से 20 लोग थे, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। अचानक जैसे ही, जो कि एक निजी अखबार का बताया जा रहा है, उसका नाम स्वालेहीन है, फिलहाल उसको दोनों पक्षों के विवाद के बीच में कवरेज के लिए पहुंचा। अचानक उस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। जो पत्रकार स्वालेहीन है वो घायल है, काफी गंभीर चोट है, उसके जिस्म पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों के निशान हैं। फिलहाल उसका कहना है कि वो जैसे ही पहुंचा, पब्लिक ने उस पर हमला बोल दिया और कवरेज की उसको सूचना मिली थी। दरअसल लगातार जिस तरह से देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब भी पत्रकार कहीं जा रहे हैं तो अक्सर इस तरह के हमले दिखाई दे रहे हैं। इधर सभी पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो अभी आरोपी हैं, उन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका किसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी।